नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज मैं एथलेटिक्स से गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, तीर कूद और बांस कूद के संबंध में कुछ एग्जाम पॉइंट लेकर आया हूं। तो साथियों, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन पुरुषों के लिए, जैसे इसमें है गोला फेंक जिसको शॉट पुट बोलते हैं, तो इसमें जो है पुरुषों के लिए शॉट पुट के सेक्टर का व्यास होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सेक्टर का व्यास होता है 2.135 मीटर। नेक्स्ट है साथियों, शॉट पुट में लैंडिंग सेक्टर का कोड होता है। तो इसमें जो है लैंडिंग सेक्टर का कोड मैंने जो है कई वीडियो बनाया है एथलेटिक्स से संबंधित, जिसमें जो है बार बार ये आया है 34.92 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉट पुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई। तो रिटर्निंग लाइन की लंबाई 75 सेंटीमीटर। उसके बाद शॉट पुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद शॉट पुट का पुरुषों के लिए भार होता है 7.260 kg, यानी 7 किलो 260 ग्राम। उसके बाद होता है शॉट पुट का महिलाओं के लिए भार होता है। तो महिलाओं के लिए शॉट पुट का भार होता है 4 kg। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शॉट पुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास होता है। तो पुरुष वर्ग के लिए 110 से 130 मिलीमीटर, यानी जो शॉट पुट होता है गोला, उसका व्यास पूछ रहा है दोस्तों। शॉट पुट का महिला वर्ग के लिए व्यास होता है 95 से 110 मिलीमीटर। उसके बाद है पैरा ओब्राइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? शॉट पुट में किया जाता है। तो साथियों, अगला नेक्स्ट है पैरा ओब्राइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? शॉट पुट में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है शॉट पुट में तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। पैरा ओब्राइन, डिस्को पुट, ऑर्थोडेक, ये तीनों जो है तकनीक का प्रयोग करके उसको जो है थ्रोइंग किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पैरी ओब्राइन नामक थ्रोअर की नागरिकता थी। जो पैरी ओब्राइन जो इसका जो है तकनीक है, तो ये एक जो है शॉट पुट फेंकने वाला था जिसका जो है नाम था पैरी ओब्राइन नामक थ्रोअर जो था, ये थ्रोअर था। इसकी नागरिकता कहाँ की थी? अमेरिका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वह ओलंपिक जिसमें पैरी ओब्राइन नामक थ्रोअर ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता, तो ये था 1952 हेलसिंकी 1952 में जो है ओलंपिक में इसने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, शॉट पुट स्पर्धा में अगर थ्रोअर की संख्या 8 से अधिक होती है तो ट्रायल मिलेंगे। कितने ट्रायल मिलेंगे साथियों? 3 ट्रायल मिलेंगे। उसके बाद साथियों, शॉट पुट की स्पर्धा में एक खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है, तो ग्लव्स जो है नहीं पहन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है अगर शॉट पुट स्पर्धा में थ्रोअर शॉट पुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन के आगे से चला जाता है तो क्या होता है? जो साथियों रिटर्निंग लाइन जो बनी होती है, तो साथियों ऐसे होता है, ये वृत्त का आकार का, और यहाँ से जो है 34.92 अंश का यहाँ कोण होता है। 34.92 अंश का यहाँ कोण होता है और ये हमारा सेक्टर होता है साथियों। उसके बाद एक रिटर्निंग लाइन बनी होती है यहाँ 75 सेंटीमीटर की दोनों तरफ बीचों बीच में। तो ये जो थ्रोअर होता है ये रिटर्निंग लाइन के इधर से नहीं निकल सकता है दोस्तों, पीछे से निकलना है। थ्रोइंग करके पीछे से इसको निकलना है, रिटर्न होना है।
तो अगर इसके आगे से रिटर्निंग लाइन के आगे से अगर निकल जाता है तो उसे क्या क्या दिया जाता है, उसे हम लोग फाउल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किसमें किया जाता है, शॉर्ट पुट में किया जाता है। स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई होती है, कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई होती है, कितनी होती है, 11.2 से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद शॉर्ट पुट स्पर्धा में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होता है। तो इसमें भी जो है नेक्स्ट परफॉर्मेंस के अनुसार ही निर्णय का आधार होता है। शॉर्ट पुट हुआ, डिस्कस थ्रो हुआ, जेवलिंग थ्रो हुआ, इसमें क्या होता है, अगर टाई पड़ जाता है तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के आधार पे जो है ऊंची कूद, लंबी कूद सब में होता है। तो अगला देखते हैं साथियों, अगला है ऊंची कूद, हाई जंप जिसको बोलते हैं। तो इसमें हाई जंप में लैंडिंग एरिया की माप होती है। हाई जंप यानी ऊंची कूद, तो इसकी लैंडिंग एरिया की माप होती है 5x3 मीटर। इसमें कितना होता है दोस्तों, 5x3 मीटर। हाई जंप में क्रॉस बार का वजन होता है, क्रॉस बार, जो क्रॉस बार लगाया जाता है उसका वजन होता है 2 kg। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है, लैंडिंग एरिया की ऊंचाई होती है 60 सेंटीमीटर। क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है, 4 मीटर। जंप के प्रकार, कितने प्रकार के जंप होते हैं, 5 प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूरे अटेम्प्ट में के बाद ऊंची कूद में कम से कम ऊंचाई बढ़ाई जाती है, कितनी बढ़ाई जाती है, 2 सेंटीमीटर। दोनों अपराइट के बीच की दूरी 4 मीटर। हाई जंप में क्रॉस बार के सिरे जिसका आकार चौकोर होता है उसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर, वो 2.9 से 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, हाई जंप में तकनीकों के प्रकार, कितने प्रकार के तकनीक होते हैं, तो 4 से 5 प्रकार के तकनीक होते हैं। हाई जंप में तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों स्टर्न रोल होता है एंड वेस्टर्न रोल होता है। उसके बाद साथियों होता है स्टैंडल रोल, और इसके बाद इसको जो है कैंची स्टाइल बोलते हैं। उसके बाद फासबेरी फ्लॉप। तो ये जो है इसकी तकनीक है, 1 2 3 4 5 तकनीक है। तो इसमें जो है ऊपर पूछ रहा है तो इसमें जो है 4 से 5 तकनीक होता है। तो दोस्तों इस तरह जो है इसकी ये तकनीक है। ऊंची कूद व बांस कूद में टाई हेतु प्रथम दोनों नियम लगने के बावजूद टाई बनी रहे तो इसका निवारण का आधार होगा। तो इसका निवारण का अगर जो है प्रथम दोनों नियम लगने पर बावजूद टाई बनी रहे तो इसका निवारण होगा ऊंची कूद के लिए 2 सेंटीमीटर, बांस कूद के लिए 5 सेंटीमीटर, क्रॉस बार को ऊपर करके। यानी कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऊंची कूद के लिए 2 सेंटीमीटर और बांस कूद के लिए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है दोस्तों, ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए तो परिणाम निकाला जाता है। तो इसका होता है लास्ट अटेम्प्ट एट टाई हाइट देन नंबर ऑफ फेलियर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर हाई जंप में प्रतियोगियों की संख्या 8 या 8 से कम है तो उसका ट्रायल लिए जाएंगे। कितने ट्रायल लिए जाएंगे दोस्तों, 8 या 8 से कम है तो 6 ट्रायल लिए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लंबी कूद, लॉन्ग जंप। तो इसमें दिया है हिचकिक नामक तकनीक का प्रयोग की जाती है। किस में की जाती है, तो हिचकिक नामक तकनीक का प्रयोग लॉन्ग जंप में की जाती है। उसके बाद लॉन्ग जंप में प्रयोग किए जाने वाली तकनीक कौन है, तो हैंग स्टाइल भी है। उसके बाद है साइल स्टाइल नामक तकनीक का
सैल स्टाइल नामक तकनीक का प्रयोग की जाती है। किसमें की जाती है? लॉन्ग जंप। यानी ये 3 तकनीक है, हिच किक, उसके बाद है हैंग स्टाइल और उसके बाद सैल स्टाइल। तो ये तीनों तकनीक है लॉन्ग जंप की। दोस्तों आगे देखते हैं, लंबी कूद में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होगा, वही होगा नेक्स्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिसिन इंडिकेट बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसमें किया जाता है? लंबी कूद या त्रिकूद में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्लास्टिसिन इंडिकेटर की चौड़ाई व ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर व 7 से 10 मिलीमीटर। उसके बाद दोस्तों प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का स्कोप कोण पर होता है। कितने अंश के कोण पर होता है? 30 अंश के कोण पर होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप में रनवे की चौड़ाई होती है 1.22 से 1.25 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई होती है 40 से 45 मीटर। 40 से 45 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई होती है कितनी है? तो 2.75 से 3 मीटर। उसके बाद लॉन्ग जंप में टैक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है 20 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप में रनवे में खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लगा सकता है, 2 मार्क। अब नेक्स्ट है दोस्तों त्रिकूद यानी ट्रिपल जंप। तो इसका पहला देखते हैं, हॉप स्टेप एंड जंप स्पर्धा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिहरी कूद यानी त्रिकूद से। खिलाड़ी द्वारा टेक ऑफ बोर्ड से जिस पैर से जंप लिया गया हो और उसी एक पैर से लैंडिंग कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हॉप कहते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय प्लास्टिंग लैंग कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? जिस पैर से टेक ऑफ बोर्ड से जंप लिया गया हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय एक पैर जमीन पर आता है, उसे प्लास्टिंग लैग कहते हैं, तथा दूसरा जो हवा में रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्लीपिंग लैग यानी स्लीपिंग लैग बोलते हैं उसको, स्लीपिंग लैग। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, तिहरी कूद में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? तो 13 मीटर दूरी से पर लगाया जाता है। त्रिकूद में महिलाओं के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से कितनी दूरी पे लगाया जाता है? यानी पुरुषों के लिए 13 मीटर और महिलाओं के लिए 11 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बांस कूद पोल वाल्ट। पोल वाल्ट में रनवे की लंबाई होती है 40 से 45 मीटर। इसमें भी 40 से 45 मीटर लंबाई होती है। पोल वाल्ट में क्रॉस बार को कम से कम बढ़ाया जा सकता है, कितना? 5 सेंटीमीटर। पोल वाल्ट में क्रॉस बार की लंबाई होती है 4.5 मीटर। पोल वाल्ट में क्रॉस बार का वजन होता है, कितना होता है? 2.25 यानी 2 kg 250 ग्राम। नेक्स्ट है, प्लेंटिंग बॉक्स नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पोल वाल्ट में किया जाता है। पोल वाल्ट का क्रॉस बार हवा में अधिकतम झूल सकता है, कितना झूल सकता है? 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह साथियों ये जो है कुछ जो है हम जानकारी जो है दे रहे थे आप लोगों को, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद और बांस कूद से संबंधित। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए जो है परीक्षा में इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आवश्यक ही आएंगे। तो साथियों आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।